मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहे 12 साल पूरे हो जाएंगे। इन करीबन 12 सालों में वैसे तो कई मुद्दे उठाए गए, कई मुद्दों को दबा भी दिया गया, कई सवाल पूछे गए, कई आवाजें उठी जिन्हें चुप करा दिया गया, कई बड़े बड़े डिसीजंस और वायदे किए गए जिनमें से ज्यादातर जुमले निकले। मिडिल क्लास आज भी अच्छे दिन का इंतजार करते करते टैक्स भर रही है। गरीब इंसान 15-15 लाख रुपए के लिए फिराक में बैठा हुआ है। मेक इन इंडिया अखबारों के पन्ने में ही दिखता है, जमीन पर नहीं। नोटबंदी, विमेन सेफ्टी, स्मार्ट सिटी के बारे में तो खुद मोदी जी भी बात नहीं करते हैं। जीडीपी के आंकड़े ताबड़तोड़ ग्रोथ दिखाते हैं, लेकिन जुमलों को कोई अब मान नहीं रहा है, क्योंकि जमीन पर आपको ना नौकरी मिल रही है, ना सैलरी हाइक मिल रही है। लेकिन इसके बाद भी एक जुमला था जिसे लोगों ने लगभग 12 सालों से दिल से लगा के रखा है, और वो ये कि मोदी जी के आने के बाद भारत विश्व गुरु बनने वाला है या बन चुका है। 2014 के पहले भारत को कोई नहीं जानता था। यहां एक ब्लैक होल हुआ करता था और हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन अब हमारा पासपोर्ट देखकर लोग गदगद हो जाते हैं। इंडिया के नाम से लोग डरने लगते हैं। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। और नरेंद्र मोदी ने जो विश्व में नाम बनाया ना अपना देश का, वो आज तक किसी भी बड़ा प्रधान ने नहीं बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? ये हमारे गुजरात का बेटा है, ये पूरे विश्व पे राज कर रहा है अभी। विश्व गुरु, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, G20 प्रेसिडेंसी, मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे शब्द हमें इतने बार सुनाए गए हैं जिससे हमें यह लगने लगा कि दुनिया का काम हमारे बिना, दुनिया के लीडर्स मोदी जी के मशवरे के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। यहां तक कि मोदी जी के कहने पर वार तक रुक जाती है। वार रुकवा दी पापा। जब देश में लोगों को कोई काम नहीं दिख रहा था, तब सालों तक बीजेपी ने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि कम से कम विदेश में तो काम हो रहा है, हमारा डंका बज रहा है, और इसके लिए कोई सबूत या आंकड़ा देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। भाई रिस्पेक्ट है, बढ़ रही है। बस मोदी जी विदेश का दौरा कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारे भी अच्छे दिन आ रहे हैं। अब इन विदेशी दौरों में मोदी जी के मित्रों को छोड़कर आम लोगों का क्या भला हुआ, ये सवाल मत पूछिए। सालों से लोगों ने सरकार और गोदी मीडिया पर भरोसा किया कि पॉपो हमारे देश को ग्लोबल स्तर पर सबसे आगे ले जा रहे हैं, और इसीलिए आज लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है जब हर तरफ से नेगेटिव न्यूज आ रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अमेरिका हमारे साथ इस तरीके से बुरा बर्ताव कैसे कर सकता है। Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it'd be People are very afraid bad of for that. them. उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे साथ और पाकिस्तान के खिलाफ एक भी देश ओपनली खड़ा क्यों नहीं हुआ। उन्हें यह बात भी हजम नहीं हो रही है कि लगभग सारे पड़ोसी मुल्क और रशिया जैसे पुराने मित्र भी चाइना का पक्ष लेंगे अगर बात पक्ष लेने तक आ गई। अब हमें अपने बचे खुचे फॉरेन मिलिट्री बेसिस को रैप अप करना पड़ रहा है, ईरान के चाहबार पोर्ट को सरेंडर करना पड़ रहा है, और दोस्त के नाम पर तालिबान ही बाकी रह गए हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में तेज धार बोलने वाले जयशंकर जी भी आजकल थोड़े टोन डाउन करने लगे हैं। You have every right to comment, but I have every right to comment on your comment. Why should I step up to what the West wants? I will step up to what I want. No? What do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. किसी भी देश के लिए दुनिया में अपना चौड़ दिखाने के लिए कम से कम दो चीज तो होना होता है आपके पास, एक तगड़ी इकोनॉमी और दूसरा एक आधुनिक आर्मी। भारत ने दिखाने की कोशिश की कि इसके पास ये दोनों चीजें हैं। इसी चौड़ में हमने दूसरे देशों को नीचा दिखा दिया, अपने आप को बॉस समझने लगे। सैकड़ों फॉरेन विजिट, हजारों सिग्मा रील्स, लाखों विश्व गुरु वाले ट्वीट्स के बाद आज जब हवा बदल रही है तो भारत अपने आप को दुनिया भर में अकेला पा रहा है। अरे ग्लोबल छोड़ो, आज तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या हम एक रीजनल पावर भी हैं, या हमारी देश की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी अमेरिका के भरोसे चल रही है। कैसे भाई एक सो कॉल्ड मजबूत प्रधानमंत्री के होते हुए आज भारत बीते कई दशकों में सबसे कमजोर स्ट्रेटेजिक पोजीशन में अपने आप को पा रहा है। आज ना हमारे पास स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रह गए हैं, ना बेसेस रह गए हैं, और कैसे हमारी कमजोरी का फायदा उठाकर आज एक बार फिर से पाकिस्तान और चाइना जैसे देश हमें घेरने की फिराक में है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। ईरान में आयतुल्ला रजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक 2600 प्रोटेस्टर्स के मारे जाने की खबर आ चुकी है। इंटरनेट बंद है, हर रोज आगजनी, क्लैशेस की खबरें आ रही हैं। क्यों हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट, क्या पॉलिटिकल माहौल है ईरान में, ये सब हमने आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। अब इन प्रोटेस्ट के बीच में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया।
अब उनका भी इसमें इंटरेस्ट है इस मैटर में। अगर ईरान में आयतुल्लाह खमीनी की जो डिक्टेटरशिप है, जो रेजीम है, वो गिरती है तो अमेरिका और इजराइल का मिडिल ईस्ट में वर्चस्वता पूरा हो जाएगा, कोई चैलेंजिंग फोर्स वहां नहीं रह जाएगा। लेकिन प्रेशर ईरान पर बढ़ाए कैसे? सैंक्शंस तो पहले से ही लगा कर रखे हैं, सालों से चले आए हैं। तो अब ट्रंप ने बोला कि ईरान के साथ जो कोई धंधा कर रहा है, जो कोई ट्रेड कर रहा है, अगर ऐसा देश निकलता है तो उस पर हम 25% टैरिफ और लगा देंगे। यहीं से भारत के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमने भले ही ईरान से तेल खरीदना सालों पहले बंद कर दिया हो, लेकिन हमारे बीच में अभी भी ट्रेड और स्ट्रेटेजिक टाइज मौजूद हैं। हर साल 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बायलैटरल ट्रेड होता है ईरान के साथ। इसके अलावा चाबार पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में भारत सालों से इन्वेस्टेड है। वहां भारत ने अब तक $500 मिलियन यानी 4,500 करोड़ से ज्यादा पैसा फंसा कर रखा है। अब अमेरिका के प्रेशर में भारत यह सब कुछ छोड़ रहा है। ट्रेड तक बात समझ में आती थी, अरे भाई ईरान का अगर 15-20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान भी ट्रेड हो जाता है तो अमेरिका से आने वाले लगभग 1.25 लाख करोड़ का ट्रेड तो बच जाएगा। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इससे सबसे ज्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर हमारा अमेरिका है आज। लेकिन टैरिफ से बचने के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है स्ट्रेटजी का, वाया चाहबार पोर्ट। क्योंकि यह सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं था, यह पोर्ट हमारे लिए इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट था, जिससे अब हमें हाथ धोना पड़ रहा है। समझाता हूं कैसे। चाहबार पोर्ट ईरान के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ठीक बाहर स्थित है, जो कि अपने आप में ही एक क्रिटिकल ग्लोबल एनर्जी चोक पॉइंट है। अब ऐसे पोर्ट पर भारत का कंट्रोल हमारे ग्लोबल पावर एम्बिशंस के लिए एक वाइटल सपोर्ट पॉइंट था। यही नहीं, इस पोर्ट के जरिए भारत सीधा ईरान के रास्ते अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स को एक्सेस कर पाता, वो भी पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाईपास करते हुए। इसके अलावा यह पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक अहम हिस्सा था, जो मुंबई को ईरान के जरिए सीधा रशिया और यूरोप से भी जोड़ सकता था। एक और बात, चाहबार से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है, जिसे चाइना ने उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर डेवलप किया है। इंडिया का चाहबार पोर्ट पे कंट्रोल इस रीजन में चाइना के प्रेजेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए काफी जरूरी था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत ने चाहबार को लेकर ईरान के साथ बातचीत साल 2003 में शुरू की थी। 2015 में फाइनली एक एमओयू साइन हुआ, जिसके बाद 2018 से इस पोर्ट का एक टर्मिनल पर ऑपरेशन इंडिया ने टेक ओवर कर लिया। फिर मई 2024 में जनरल इलेक्शन के बीचों बीच इंडिया और ईरान ने एक 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया, जिससे भारत का इस पोर्ट पर एक लॉन्ग टर्म प्रेजेंस सिक्योर किया गया। यह डील और यह पोर्ट कितना जरूरी है हमारे देश के लिए, भारत के स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए, यह बात मोदी जी खुद अच्छे से जानते हैं। चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ, यह बहुत बड़ा काम है जी। सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। अब सोचो 18 महीने के अंदर अंदर बाजी पलटी हुई दिख रही है। यूएस सैंक्शंस और टैरिफ के डर से भारत को इतने सालों की मेहनत से हासिल की गई इस पोर्ट से अब हाथ धोना पड़ रहा है, कंट्रोल खोना पड़ रहा है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड या IPGL, भारत सरकार की वो कंपनी जो चाहबार पोर्ट में एक्टिव थी, उसने डायरेक्टर्स जो हैं अपने यूएस सैंक्शंस के डर से पहले ही उसके डायरेक्टर्स रिजाइन कर चुके हैं। आज से 6 महीने पहले ही इन लोगों के डिटेल्स भी IPGL के वेबसाइट से हटा दी गई थी, ताकि अमेरिका भारत सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए ऑफिसर्स को इंडिविजुअल लेवल पर सैंक्शन ना कर दे। फिर तो जैसे तैसे हमने अक्टूबर 2025 में इस पोर्ट के लिए 6 महीने का सैंक्शन वेवर हासिल किया, वरना चाबार की कहानी तो अक्टूबर में ही खत्म हो जाती। हमने अमेरिका से बोला कि अच्छा, हमें रैप अप करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। अब सरकार का कहना है कि एटलीस्ट अप्रैल 2026 तक तो इस पोर्ट के ऑपरेशंस पर यूएस सैंक्शंस नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि उसने भारत को पहले ही एग्जेम्पशन देके रखा है। लेकिन फिर आता है डोनाल्ड ट्रंप का लेटेस्ट फरमान, वो तो देते ही रहते हैं, और लेटेस्ट वाला कहता है कि 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा जो देश ईरान के साथ डील कर रहे हैं। अब इस टैरिफ में चाहबार पर अप्लाई होता है नहीं होता है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। भारत फिलहाल कोशिश कर रहा है कि यह सैंक्शंस वेवर कुछ महीनों के लिए और एक्सटेंड करवा ले, लेकिन अगर एक्सेप्शन मिल भी जाता है, एक सच्चाई से हम भाग नहीं सकते हैं कि आज हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी और हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ
अमेरिका भरोसे है, अमेरिका डिसाइड कर रही है। पिछले एक दशक में मोदी ने अमेरिका के साथ करीबी रिश्ते बनाने की खूब कोशिश की है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी, ये पप्पियां झप्पियां करने के बाद भी फॉरेन पॉलिसी आज हमारी मुंह के बल ही गिर गई है। बीते 12 सालों से भारत सरकार, भारत की गोदी मीडिया और हमारी आईटी सेल सब यही हमें बताते आए हैं कि कैसे भारत और अमेरिका की बराबरी चल रही है। अरे हम तो उससे कई बार आगे निकल चुके हैं। अमेरिका क्या कहता था? ओबामा, बाइडेन, ट्रंप, सबको मोदी अपना यार दोस्त मानते हैं। राष्ट्रपति ओबामा जब मुझे मिले, अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं जी, तू तारीख करके बुलाते हैं एक दूसरे को। ये देखो, ट्रंप मोदी के लिए चेयर खींच रहा है, गले मिल रहा है, हंसी मजाक चल रही है, हाउडी मोडी हो रहा है। अब की बार ट्रंप सरकार, नमस्ते ट्रंप चल रहा है। नमस्ते ट्रंप। और इन सारी कोशिशों के बाद हमें क्या मिला? 50% टैरिफ और 25% और ईरान वाला टैरिफ, उसकी धमकी। रशिया से तेल खरीदने पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई थी और हमने बोला यस सर, तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब ईरान से ट्रेड करने पर पाबंदी, चाबार जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट से भी सैंक्शन लगा दिया। तो ये तो भाई हो गया ना नरेंद्र सरेंडर। ग्लोबल पावर बनना तो छोड़ो, भारत आज अपने रीजन में अमेरिका के भरोसे उसके रहमो करम पर चल रहा है। साउथ ईस्ट एशिया में, जिस रीजन में भारत सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी मिलिट्री है, वहां भी अमेरिका हमें बता रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। अरे जब सब कुछ अमेरिका से ही पूछ के करना था तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दिल्ली में क्यों बैठाया? वॉशिंगटन डीसी में शिफ्ट करा दो, हैं? सारे फैसले तो वैसे में भी वहीं से हो रहे हैं। The US was in the United States. आज अमेरिका खुलेआम भारत को बुली कर रहा है और भारत क्या कर रहा है? बिल्कुल चुप। आपको याद होगा 2013-2014 में वो जोक्स आया करती थी, मोदी जी को फ्लाइट मोड में दिखाया जाता था और मनमोहन सिंह को साइलेंट मोड पर। आज लग रहा है 12 सालों के बाद, बैक टू बैक फेलियर्स के बाद मोदी जी साइलेंट मोड पर चले गए हैं। एटलीस्ट फॉरेन पॉलिसी के मामले में तो फिलहाल कोई बयानबाजी तक नहीं होती है, कोई 56 इंच चेस्ट थंपिंग नहीं हो रही है। जब चाइना से लड़ाई होती है तो मोदी जी चाइना का नाम लेने से भी डरते हैं। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है। चाइना तो कभी भरोसे लायक था भी नहीं, लेकिन अब 1 साल से अमेरिका ने भी जो नोक झोंक करके रखी है तो मोदी जी ट्रंप का नाम लेने से भी डरने लगे हैं। और अमेरिका चाइना तक तो फिर भी ठीक है। अब नवंबर में जब दिल्ली में धमाका हुआ तो हमने देखा कैसे पाकिस्तान का भी नाम लेने से मोदी जी डर रहे थे। याद कीजिए, क्या आपने सरकार में किसी को भी दिल्ली और नौगांव में धमाकों के बाद पाकिस्तान का नाम लेते हुए भी सुना? क्यों नहीं ले रहे हैं पाकिस्तान का नाम आज नरेंद्र मोदी? या हमने रेड फोर्ट ब्लास्ट में पाकिस्तान को ऑलरेडी क्लीन चिट दे दिया है? चल क्या रहा है? 2016 उरी अटैक और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत ने अपना पूरा फोकस पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट करने में लगा दिया। लेकिन आज 2026 में पाकिस्तान का तो पता नहीं, भारत जरूर अलग थलग हमें होता दिख रहा है। समझाता हूं कैसे, ठंडे दिमाग से सुनना। हमने अपने ऑपरेशन सिंदूर वाले वीडियो की सीरीज में भी यह बात बार बार हाईलाइट की थी कि कैसे उस वक्त दुनिया का कोई भी देश ओपनली भारत के समर्थन में खड़ा नहीं हुआ था। पहलगाम अटैक को कंडेम सबने किया, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं किया। वहीं अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उस वक्त चाइना, तुर्की, अजरबैजान ने खुला समर्थन दिया पाकिस्तान को। आने वाले महीनों में पाकिस्तान ने अमेरिका से भी रिश्ते सुधार लिए, ट्रेड डील साइन कर लिया, व्हाइट हाउस में लंच मीटिंग्स होने लगी, फिर सऊदी अरेबिया के साथ एक नेटो जैसा म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया। आप समझिए, एक इस्लामिक नेटो का जन्म। इसके बारे में हमने एक पूरा एपिसोड बनाकर आपको डिटेल में समझाया था कि यह क्यों सिग्निफिकेंट है हमारे देश के लिए। क्योंकि अब लेटेस्ट खबर यह है कि इस डिफेंस अलायंस में तुर्की भी शामिल हो गया है। अब अगर ऐसा होता है कि कल को पाकिस्तान पर किसी भी तरीके का मिलिट्री अटैक होता है तो इसका जवाब तीनों देश देंगे, बाय रूल, बाय अग्रीमेंट। भारत को अगला ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले पाकिस्तान के बारे में नहीं, अब सऊदी अरेबिया और तुर्की के बारे में भी सोचना होगा। तुर्की पहले से ही इंटरनेशनल फोरम्स पर कश्मीर के मामले में भारत को घेरने की कोशिश करता आया है और अब वो पाकिस्तान के साथ एक फॉर्मल अलायंस बनाकर भारत को फिर से उलझाने की कोशिश कर रहा है, अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है।
और याद रखिए, तुर्की सिर्फ इस्लामिक नेटो का हिस्सा नहीं है, असल वाले नेटो का भी हिस्सा है। कल को भारत और पाकिस्तान में कुछ भी क्लैश हो जाता है तो तुर्की इन्वॉल्व होगा, बात सीधा नेटो के दरवाजे तक जा पहुंचेगी। लेकिन चलो ये सब तो बात की बातें हैं, थोड़ा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। आज की हकीकत यह है कि भारत सरकार की आंखों के सामने एक इस्लामिक नेटो बन रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसे रोकने के लिए। पाकिस्तान एक के बाद एक एलाइज जोड़े जा रहा है और हम एक के बाद एक एलाइज खोते जा रहे हैं। 2016 में मोदी सरकार पाकिस्तान को आइसोलेट करने निकले थे, आज 10 साल बाद भारत अपने आप को आइसोलेटेड पा रहा है। भारत दुनिया में आज कितना अलग थलग हो चुका है, यह जानने के लिए हमें ज्यादा दूर देखने की भी जरूरत नहीं है। अपने आसपास के इलाकों को देख लेते हैं, उससे ही आइडिया मिल जाएगा कि हमारी वर्चस्वता कहां है और कितने विश्वगुरु हम बन गए हैं। हमारे देश का एक बहुत स्ट्रेटेजिक फुल फ्लेजेड ओवरसीज मिलिट्री बेस हुआ करता था। मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये सारी खबरें बताई भी नहीं जाती हैं कि कैसे तजाकिस्तान की आईनी एयरबेस, जहां भारत 2 दशकों से मौजूद था, उसे हमें 2022 के आसपास चुपचाप खाली करना पड़ा, क्योंकि हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट तजाकिस्तान के साथ खत्म हो गया था। वो बायलैटरल एग्रीमेंट यूं था कि उस बेस को हम डेवलप करेंगे, उस बेस को हम ऑपरेट करेंगे, लेकिन जब वो टाइम फॉर रिन्यूअल आया तो तजाकिस्तान ने उसे रिन्यू नहीं किया। इस बेस से हम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पीओके, सेंट्रल एशिया पर नजर रख सकते थे। इंडिया अपनी वहां ऐड जमा सकता था। हमारे लिए यह बेस बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक था। इस बेस से हमारे निकलने की खबर भी 2025 में ही सार्वजनिक की गई, ऑफिशियल की गई। और तब कहा जाता है कि रशिया और चाइना के दबाव में आकर तजिकिस्तान ने भारत को बाहर का रास्ता दिखाया। यह है हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ। और अब तो पुराने दोस्त भी दोस्त ना रहे। अब पिछले साल हुए जेनजी प्रोटेस्ट के दौरान हमें पता चला कि नेपाल की आम जनता भारत सरकार की दादागिरी और भारत की गोदी मीडिया से कितना नफरत करती है। भारत के लोग से नहीं, माइंड यू, वेरी इंपॉर्टेंटली, लेकिन भारत सरकार की परसीव्ड दादागिरी और ये जो गोदी मीडिया है, इसका जो कम्युनल पॉइजन है, इसको लेकर लोग काफी वहां आक्रोशित है। अब वहां की इंटरिम गवर्नमेंट भी भारत सरकार के साथ काम कम और चाइना के साथ संबंध बढ़ाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। अभी हाल ही में चाइना ने नेपाल के साथ ट्रेड करने के लिए तिब्बत के साइड से कुछ ट्रक्स भेजे। माने लैंड बॉर्डर वहां से खोला जा रहा है। आने वाले दिनों में और भी बॉर्डर पॉइंट्स खुलने वाले हैं। माने नेपाल तो कंप्लीटली चाइना के तरफ चले जा रहा है। नेपाल के बाद अगर हम बांग्लादेश की बात करें, शेख हसीना के जाने के बाद माहौल वहां काफी ज्यादा एंटी इंडिया हो चुका है। मोदी सरकार ने अपना पूरा जोर शेख हसीना के डिक्टेटरशिप को कायम रखने में लगा दी, लेकिन जब उन्हें पावर से बाहर खदेड़ा गया तब हमारी सरकार को वहां पकड़ बनाने के लिए या गुडविल रखने के लिए और कुछ बाकी नहीं रह गया था। बांग्लादेश में हालात आज नाजुक है, लेकिन भारत वहां कोई मदद नहीं कर सकता है, कोई इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, क्योंकि हसीना को भारत ने शरण दी है। श्रीलंका की अगर हम बात करें, मिक्स सिग्नल्स एट बेस्ट। वहां की नई सरकार भी इंडिया और चाइना को बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रही है, वो अपना फायदा निकाल रहे हैं। फिर आता है मालदीव्स, जहां इंडिया आउट कैंपेन के लीडर मोहम्मद मुइज्जू को लोगों ने चुना। मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद, अगर आपको याद है, भारत के साथ रिश्ते लगभग खत्म हो चुके थे, टूट चुके थे, पूरा बॉयकॉट कैंपेन चल रहा था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच में संबंध थोड़े से रिपेयर हुए हैं, ठीक हुए हैं। हालांकि याद रखिए, हमारी मिलिट्री को वहां से जरूर बाहर खदेड़ दिया गया है। चाइना के बारे में क्या ही कहें, वो एक बार फिर से भारत की टेरिटरीज को अपने बनाने के फिराक में बैठा हुआ है। इस बार लद्दाख अरुणाचल प्रदेश नहीं है, इस बार उसके निशाने पे है शक्सकाम वैली। ये पीओके का वो हिस्सा है जो कई साल पहले पाकिस्तान चाइना को बेच चुका है, लिटरली। आज चाइना उस रीजन से एक सड़क निकालने की कोशिश कर रहा है, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का हिस्सा बना चुका है। भारत सरकार ऑब्वियसली इससे नाखुश है, लेकिन शायद बीजेपी और आरएसएस की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इस मामले में ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही सीसीपी की एक डेलीगेशन भारत आती है, बीजेपी से बात करती है, उनके लीडर से बात करती है। इंटरेस्टिंगली आरएसएस के साथ क्लोज डोर मीटिंग होती है। अब मीटिंग क्लोज डोर हुई है तो क्या बातचीत हुई है हमें पता नहीं, पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमारे देश में आती है, बीजेपी से बात करती है, लेकिन आरएसएस से क्लोज डोर मीटिंग करती है। यह अपने आप में काफी दिलचस्प है।
पाकिस्तान की बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। वो अमेरिका और चाइना दोनों से अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, हमें लाल आंख दिखा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को चाइना ने वेपन्स ही नहीं बल्कि रियल टाइम सैटेलाइट डेटा दिया था हमारे मिलिट्री मूवमेंट्स के बारे में, लेकिन इसके बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो पाकिस्तान को काउंटर बैलेंस करने के लिए अब हम तालिबान के साथ इंगेज कर रहे हैं, एक टेरर ग्रुप जो पहले भी भारत के खिलाफ काम कर चुका है, अपने देश में वुमेन्स राइट और एजुकेशन ना के बराबर है। वो आज है भारत का दोस्त इस रीजन में। ऐसे दोस्त हम पाल रहे हैं। वाह क्या सीन है। यह है नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर की असली लेगेसी। पड़ोसी जो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते हैं, यूएसए जैसे पुराने एलाइज जो हमारा मजाक बना रहे हैं, हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं, टैरिफ के झापड़ रोज मार रहे हैं, रशिया जो हमारे साथ जरूर है तो, लेकिन अगर कल को बात चाइना और भारत के बीच में चॉइस की आ गई तो वो चाइना के पक्ष में जाएगा। यह बात किसी से छुपी नहीं है। पिछले 12 सालों से भारत के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स अपने अचीवमेंट्स को 2 का 10 बताते आए हैं। लोकल मीडिया इसी 10 को उठाकर 100, 1000 बना देती थी और यही झूठ लोगों को बेचा जाता था, जिससे आम लोगों को लगता था कि बस अब किसी भी सेकंड मोदी जी को uठाकर पूरे दुनिया का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन पिछले 1 साल के अंदर अंदर अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना समेत कई देशों ने एक ब्रूटल रियलिटी चेक दिया है भारत देश को, जिससे यह पूरा विश्व गुरु का जो जुमला है अब वो एक्सपोज हो गया है। लेकिन अब जब सच्चाई बाहर आ चुकी है तब देखना यह है कि मोदी सरकार क्या करेगी। क्या एक बार फिर से सरकार अपने एरोगेंस में चूर होकर इस प्रॉब्लम को नकार देगी, बोलेगी सब झूठ बोला जा रहा है। बीजेपी और गोदी मीडिया का रवैया देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ डिनाई करो भैया, जो भी सरकार को एक्सपोज करे उसके अगेंस्ट FIR कर दो। लेकिन इस बात को समझने के लिए कि हमारी ऐंठ क्यों नहीं बन पा रही है, आपको कोई पॉलिटिकल साइंस, इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं चाहिए। जिस देश की अर्थव्यवस्था सच में मजबूत होगी, दूसरे देश उसके सामने झुकेंगे। जिस देश की मिलिट्री एक्चुअली मॉडर्न होगी, उसके सामने लोग डरेंगे। आज हमारे सामने इन दोनों ही फ्रंट्स पर काफी बड़ी चुनौती है। जीडीपी के आंकड़े जो जमीनी हकीकत से मिलते नहीं, और जहां तक मॉडर्नाइजेशन की बात रही तो हम काफी पीछे चले गए हैं। अब घूम फिरकर 10 साल बाद वही रफाल जेट्स खरीदने की फिराक पर है। जैसे जैसे देश की आर्थिक हालत और विदेश में हमारा अस्तित्व कम होता रहेगा, वैसे वैसे आप देखोगे 2026 और 2027 में नफरत की राजनीति वाला डिस्ट्रैक्शन और बढ़ता रहेगा, क्योंकि सरकार के पास मुगल, मंगलसूत्र, मटन, मस्जिद, मंदिर छोड़कर बात करने के लिए कुछ खास है नहीं। असल में अचीवमेंट्स है नहीं। AR रहमान के बयान, कुणाल कामरा के जोक्स को लेकर तो हम जरूर जवाब मांगेंगे, वहां आउटरीच करेंगे, लेकिन सरकार के निकम्मेपन पर हम सवाल नहीं उठाएंगे। AQI 500 पार चले जा रहा है, पानी पीकर लोग मर रहे हैं, डॉलर 90 पर है, लेकिन बंगाल और असम में इलेक्शंस को देखते हुए घुसपैठियों वाला नैरेटिव अब फिर से जोर पकड़ लेगा। अब इलेक्शंस के माहौल में हम भी इतने बिजी हो जाएंगे कि दुनिया में हमारा आइसोलेशन कैसे हो रहा है, हमारा अस्तित्व कैसे कम हो रहा है, हम भूल जाएंगे, हम याद भी नहीं रखेंगे ये सब चीजें। और सरकार भी यही चाहती है कि लोग खुद नफरत की राजनीति में इतना पिस जाए, इतना घुल मिल जाए, उन्हें सरकार की एक्चुअल फेलियर्स को फिर एक्सेप्ट ही ना करना पड़े। और जब लोग एक्सेप्ट ही फेलियर नहीं करेंगे तो सरकार को भी जवाब नहीं देना पड़ेगा। सोल्यूशन ढूंढने की बात तो बहुत दूर है। और यही असली चाणक्य नीति है जो चल रही है हमारे देश में।